कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। दीपशिखा ऑनलाइन क्लासेज में आप सब रीट परीक्षार्थी और वरिष्ठ अध्यापक की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और पूरे मनोयोग से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। हमने विगत कक्षा में ये पढ़ा था कि हमारी शिक्षण विधियों में जो पाठ योजना एक महत्वपूर्ण सोपान है, उस पाठ योजना के बारे में हमने ये देखा था कि सबसे पहले उसमें अपन प्रस्तावना बनाते हैं, उसके 2 शिक्षण सूत्रों को फॉलो करते हैं। उसके बाद में हमारे 4 कौशल हैं जिनकी पूर्ति के बिना सर्वांगीण शिक्षण नहीं माना जा सकता। तो भाषा दक्षता प्राप्त करने के लिए पहला कौशल था श्रवण कौशल, वो हमने आदर्श वाचन से प्राप्त किया। फिर होता है भाषण कौशल, वो हमने अनुवाचन से प्राप्त किया। पठन कौशल भी अनुवाचन में समाहित है। उसके बाद में हमने इनके उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, आवश्यकता और ध्यातव्य बिंदुओं के बारे में विशद विवेचन किया था। और उसके बाद में हमने ये देखा था कि आप बच्चे ने अनुवाचन कर दिया। उसके बाद में हम क्या करते हैं कि पूरी विषय वस्तु को बच्चे को समझाने का प्रयास करते हैं। और समझाने के लिए हमारे पास क्या होता है, हमने चर्चा करी थी कि हमारे पास है काठिन्य निवारण, है ना। और काठिन्य निवारण जो आपका जो एक सोपान है, पाठ योजना का चरण है, वो आपके पूरे लेसन प्लान का, पूरी शिक्षण विधियों की एक आत्मा है ना, सोल है। यहाँ से सारी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं, तो इसकी समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम उस काठिन्य निवारण की बात कर लेते हैं और काठिन्य निवारण में ये देखते हैं कि आखिर ये मामला है क्या, ठीक है ना। तो इसको बड़े डिटेल से पढ़ेंगे अपन। और यहाँ से विगत परीक्षाओं में खूब प्रश्न देखने को मिले हैं, इस बार भी प्रश्न यहाँ से आने की पूरी संभावना है। और आपकी जो शिक्षण विधियों में समझ बनेगी वो यहीं से बनेगी। तो काठिन्य निवारण में हमने ये देखा था कि एक तो व्याख्यान विधि है हमारे पास कौन कौन सी विधि हैं, व्याख्यान विधि है, स्पष्टीकरणम विधि है और उद्बोधन विधि और तुलना विधि है ना। ये 4 विधियाँ अपने पास हैं जिनसे अपन क्या करते हैं, पूरी विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करते हैं। आप समझ रहे हो ना, पूरी विषय वस्तु को, पाठ को पूर्णतः आपके सामने, बच्चों के सामने कैसे प्रेजेंट करें कि बच्चे हर एक चीज़ को समझ जाएं। तो इसमें सबसे पहले है व्याख्यान विधि। और व्याख्यान विधि में शिक्षक व्याख्यान करता है, ठीक है ना। अब हम ये व्याख्यान विधि है प्राचीन काल से पुरातन विधि है ना। हमारे जो वेद थे, वेदों के समय हमारे पास न पेन था, न कागज़ था, न प्रिंटिंग प्रेस थी, फिर भी हमारी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ हमें वेदों का ज्ञान मिलता रहा। वो कैसे मिला, वो व्याख्यान विधि के द्वारा मिला। हमारे जो ऋषि मुनि थे वो वाचन करते थे, बच्चों को, अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और केवल श्रवण कौशल के माध्यम से और ज्ञान है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर, रूपांतरित होता चला गया। तो इस पूरे ज्ञान को स्थानांतरित करने में एकमात्र विधि थी व्याख्यान विधि, जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। लेकिन आज के समय में जब समय बदल चुका, विज्ञान का युग है, इस युग में, भौतिकवादी युग में, जब बच्चे के दिमाग में चंचलता है, बच्चा का माइंड एकदम फ्लक्चुएशन पर है, तो ये विधि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आज के साइकोलॉजिस्ट के अनुसार, क्योंकि ये एक मार्गी है, एक पक्षी है। इसमें केवल शिक्षक सक्रिय रहता है, छात्र निरस रहता है। इस वजह से इस विधि को बहुत अच्छा नहीं बताया गया है और अब नई विधियां डेवलप कर ली है जिनसे अपन शिक्षण करवाते हैं, ठीक है ना। अब अगली है अनुवाद विधि। अनुवाद विधि में क्या होता है, अनुवाद विधि में जैसे अपन पाठ पढ़ा रहे हैं, चाहे अंग्रेजी हो, संस्कृत हो या और कुछ लैंग्वेज का हो, तो अपन पहले उस भाषा को पढ़ते हैं, फिर उसका हिंदी अनुवाद कर देते हैं। ये भी बहुत अच्छी विधि नहीं मानी जा सकती। इस विधि से हम पढ़ करके आए हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि आप अनुवाद समझ जाओगे, विषय वस्तु को समझ जाओगे, लेकिन आप में क्या होगा, उस भाषा की दक्षता नहीं आएगी, है ना। आप उस भाषा को एक उच्चारण के लिए, वो उसके भाषण के लिए तैयार नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने से अहम विद्यालय में गच्छामि को अपन हिंदी में पढ़ लिया, मैं विद्यालय जाता हूँ, तो फिर वो तो हिंदी होगी ना। और हिंदी अनुवाद होने से फिर क्या बच्चे में वो संस्कृत बोलने की क्षमता है वो नहीं विकसित हो सकती। तो ये विधि बहुत उपयुक्त नहीं है। परिभाषा और टीका विधि भी अपन जब
शिक्षण विधियां पढ़ेंगे तो डिटेल से पढ़ेंगे। शब्द व्युत्पत्ति प्रदर्श्य, देखो कैसे होता है कि जैसे मान लो कि मैंने एक वाक्य पढ़ाया बच्चों को कि एकस्मिन उद्याने एक है मयूर नृत्यति, है ना, और लास्ट में क्या आया, क्रिया क्या है, नृत्यति। समझ रहे हैं ना आप, ये नृत्यति है। अब मेरे को बच्चों को बताना है कि नृत्यति शब्द है, तो मेरे पास क्या उपाय है इसके लिए, या तो मैं एक पिक्चर दिखाऊं जिसमें कोई नृत्यिका नृत्य कर रही है ना, नृत्यिका नृत्य कर रही है, तो उससे बच्चा समझ जाएगा, या फिर मैं खुद थोड़ा सा भाव भंगिमा करके बताऊं बच्चे को तो समझ जाएगा कि हाँ इस प्रकार से एक रिदम के साथ शरीर के अंगों को हिलाना डुलाना एक रिदम के साथ क्या होता है, नृत्यति होता है। उसके बाद में मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसमें नृत्य धातु है और तिप पढ़ते हैं, और ये बताने से बच्चा समझ जाएगा, और उसको अवबोध होने पर बच्चा पट प्लस तिप पठती बना लेगा, हस प्लस तिप हसती बना लेगा। तो ये शब्द व्युत्पत्ति प्रदर्श्य समास विग्रह करके भी मैं विषय वस्तु को बच्चे के सामने रख सकता हूँ। जैसे वो बच्चा नहीं समझ रहा है कि सहपुत्र है ना, अब बच्चा नहीं समझा कि इसका मतलब क्या है, लेकिन मैं समास विग्रह करके बता दूंगा कि पुत्रेण सहित है ना, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पुत्र के साथ में पिता है ना। तो ये एक तरीका है मेरे पास बच्चों को समझाने का। मैं संधि विच्छेद कर सकता हूँ, जैसे एक शब्द था जो कल डिस्कस किया था हमने, प्रत्यानुरागो उत्पादनम। अब बच्चा नहीं समझता कि प्रत्यानुरागो उत्पादनम क्या है, तो मैंने उसको संधि विच्छेद करके क्या बताया, संधि विच्छेद में कि इसमें प्रति है, अनुराग है और उत्पादन है, तो संधि विच्छेद के द्वारा भी हमने इसको समझ लिया। उसके बाद में तिगंत और सुबंत पदों के द्वारा समझ सकते हैं, प्रत्यय और प्रकृति को जान करके हम विषय वस्तु को समझ सकते हैं। देखो ये एक तरीके होते हैं, जैसे विषय वस्तु को, पाठ की पूरी सामग्री को हम बच्चे के सामने एकदम से पूर्ण तरीके से खोल के रख दें और बच्चा वहाँ से अधिगम कर ले, ठीक है ना। नहीं तो अपन ने केवल हिंदी अनुवाद बता दिया, कहानी बता दी, सार बता दिया, तो उसमें व्याकरणात्मक तथ्यों को कौन पढ़ाएगा, वो बच्चा कब पढ़ेगा, वो तो छूट जाएगा। और यही वजह है कि रेट के प्रारंभिक परीक्षा में आप संधि पढ़ो, फिर आप उसके बाद भी पढ़ो, है ना, फिर बच्चों को पढ़ाने जाओ तब पढ़ो, तो बार बार पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि जब लर्निंग का टाइम था, जब छात्र जीवन था, उस समय इस तरीके से शायद नहीं पढ़ाया गया है ना। तो ये हमारी पाठ्य योजना में समाहित होना चाहिए, इनका हमें प्रयोग करना चाहिए ताकि विषय वस्तु के व्याकरणात्मक जो चीज़ें हैं वो साथ साथ में स्पष्ट हो जाएं। उसके बाद में अगली विधि है मेरे पास, वो है उद्बोधन विधि। हमारे पास ये उद्बोधन विधि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के समय में इस विधि को सबसे अच्छा माना गया है। ये बड़ी मनोवैज्ञानिक विधि है, इसको संस्कृत में उद्बोधन विधि कहते हैं, हिंदी में इसको प्रत्यक्ष विधि कह सकते हैं ना, हिंदी वाले इसको क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष विधि, और इसको इंग्लिश वाले क्या कहेंगे, डायरेक्ट मेथड। इंग्लिश वाले इसको डायरेक्ट मेथड कह देते हैं ना। तो इस तरीके से ये उद्बोधन विधि है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अच्छी मानी गई है, क्योंकि इसमें चित्र को प्रस्तुत करते हैं, इसमें अभिनयम कृत्वा पढ़ा सकते हैं, प्रत्यक्ष वस्तु नाम उपस्थापय, प्रत्यक्ष वस्तु दिखा करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। देखो कैसे होता है, जैसे एक वाक्य है कि एकस्मिन उद्याने एक मयूर नृत्यति। अब ये है तो इसमें क्या कहेंगे अपन, मयूर है, इसको मोर क्यों बताएंगे, हम मोर का चित्र दिखा देंगे, उसका मॉडल दिखा देंगे, तो बच्चा समझ जाएगा कि मेरे छत पर जो सुबह सुबह बैठा रहता है बोलता है वो मयूर होता है ना। उसको मोर समझने की जरूरत नहीं है, वो मयूर है। और जब वो स्कूल से बाहर निकल के बोलेगा तब भी मयूर ही बोलेगा ना, उसको ऐसा उसने चित्र में देखा था। अभिनयम कृत्वा, जैसे मेरे को ये पानी की बोतल है और मेरे को ये बताना है कि अहम जलम पिबामी, है ना, सह जलम पिबती, तो मैं क्या करूँगा, पिबती को समझाने के लिए कहूँगा कि अहम इदानीम अहम किम करोति, अहम किम करोमि, अहम इदानीम जलम पिबामी, इदानीम सह जलम पिबती। तो बच्चा समझ जाएगा कि पानी के अंदर, जो ये बोतल के अंदर पानी है और इसको पीने को पिबती कहते हैं और इसको पिबामी कहते हैं। तो ये अभिनय करके मैं बता सकता हूँ। और प्रत्यक्ष वस्तु है ना, अगर पाठ में आया कि लेखनी आया तो मैं इसको लेखनी को दिखा करके, है ना, अगर और कोई वस्तु आई है ना, श्यामपट आया तो मैं श्यामपट को दिखा करके कह सकता हूँ ना। अगर पाठ में आया दंड दीपिका तो मैं ये ट्यूबलाइट दिखा करके बता सकता हूँ। तो ये सबसे अच्छी विधि बताई गई है। इसके कौन कौन से लाभ हैं, क्यों ये मनोवैज्ञानिक है, क्यों आज के समय में अच्छी है, इसको अपन डिटेल से जब शिक्षण विधियों में पढ़ेंगे तब सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद में तुलना विधि। तुलना विधि में क्या है, तुलना विधि में अपन क्या करते हैं, समान ध्वनिबोधक शब्दों के माध्यम से, जैसे मैंने पढ़ा पठती, तो पठती पठता है पठंती,
उसके बाद में हसति हसत हसंती, धावती धावत धावंती, है ना, गच्छति गच्छत गसंती, लिखति लिखत लिखंती। इस प्रकार से समान ध्वनि बोधक शब्दों से मैं बच्चे को परिचय कराऊंगा तो एक ही धातु के बाद में समान ध्वनि बोधक जो धातु हैं बच्चा बड़ी आसानी से समझ जाएगा, सीख जाएगा। एक साथ बहुत सारी धातुओं का उसको अधिगम हो जाएगा। उसके बाद में और क्या कर सकता हूँ, विलोम शब्दों के द्वारा। जैसे मान लो कि पाठ में श्वेत है एक शब्द आ गया ना, और श्वेत शब्द है, इसको कैसे समझाऊं, तो मैं बच्चों को कहूँगा कि एतत् पट्टम की मस्ती श्याम पट्टा अस्ते ना, श्याम पट्टा है, अस्य वर्ण है, इसका रंग है वो श्याम है, तो इसका विपरीत विलोम शब्द क्या है, तो मैं कहूँगा श्वेत। तो बच्चा समझ जाएगा, अच्छा ब्लैक बोर्ड में इसका कलर अगर ब्लैक है, काला है, तो इसका विपरीत उल्टा होता है, वो सफ़ेद होता है ना। तो इस तरीके से बच्चे विलोम शब्द के द्वारा भी हम समझा सकते हैं। अनेकार्थक समानार्थक पद है, पर्यायवाची के द्वारा, वाक्य प्रयोग के द्वारा, लघु कथा के द्वारा। ये तो पिछली एक परीक्षा में आया हुआ था कि इस प्रकार से आप स्पष्टीकरण विधि या तुलना विधि में अगर लघु कथा से पढ़ा रहे हो तो ये कौन सी विधि को फॉलो कर रहे हो। तो ये याद रखो, आपको मोस्टली क्या याद रखना है कि भैया व्याख्यान विधि में क्या क्या होता है, स्पष्टीकरण विधि में क्या क्या होता है, उद्बोधन विधि में क्या क्या होता है, तुलना विधि में क्या क्या होता है, इन शीर्षकों के तहत होता क्या क्या है, ये आपको मोस्टली मुख्यतः आपको याद रखना है, क्योंकि विकल्प में वो दे सकता है ना। ऐसा विकल्प आया एक प्रश्न में कि लघु कथा के माध्यम से अगर आप विषय वस्तु को स्पष्ट कर रहे हो तो वो शिक्षण की कौन सी विधि है, तो वो तुलना विधि है, ठीक है ना। इनको आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न, अगर स्टैंडर्ड का प्रश्न बने तो क्या बन सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि जब आप क्लास में पढ़ा रहे थे और उस समय आप ग्लोब के माध्यम से पढ़ा रहे थे या चार्ट के माध्यम से पढ़ा रहे थे या फिर आप किसके माध्यम से पढ़ा रहे थे, मॉडल के माध्यम से पढ़ा रहे थे या प्रत्यक्ष वस्तु दिखा करके पढ़ा रहे थे, तो शिक्षण के कौन से सोपान में आपकी पाठ्यचर्या चल रही थी, है ना। जब आप ये सब पढ़ा रहे थे, आपका निरीक्षण हुआ तो किस स्टेज में थे आप, तो भैया चित्र दिखाना, अभिनय करना, प्रत्यक्ष वस्तु दिखाना, ये किस विधि में, उद्बोधन विधि में होता है। ये शिक्षण का कौन सा सोपान है, ये शिक्षण का काठिन्य निवारण है। ये क्या है, काठिन्य निवारण है। यही तो आपको परीक्षा में बताना है ना। वो कहेगा कि आपने हिम प्लस आलय लिख करके हिमालय बनाया, शिक्षण के कौन से सोपान में आप हिमालय शब्द को समझा रहे थे, तो आप क्या कहोगे, काठिन्य निवारण, है ना। और विधि कौन सी, स्पष्टीकरण विधि, समझ रहे हो ना। तो इनको आप बड़े ध्यान से और इनको अप्लाइड बनाओगे, खुद से अप्लाइड बनाओगे, समझोगे, और इनका सार है ना वो हर जगह काम आएगा आपको। इन सब चीज़ों को समझने के बाद में जो 4 विकल्पों में बेस्ट विकल्प है ना, वो चुनने में आपको बड़े आपकी सहायता करेंगे ये चीज़ें ना। तो इनको बड़े ध्यान से समझोगे। इसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, इसको फिर से बड़े सरलीकृत ढंग से समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये बात मान के चलो, ये आपके पूरे शिक्षण विधियों की अंतरात्मा है और यहाँ से प्रश्न आए हैं, इस बार भी आएंगे और आगे भी आते रहेंगे। इसलिए आपको समझ में आना जरूरी है। अलग अलग इनको बॉक्स में आप अपने नोट्स में सजा लो, ठीक है। और ये देखो कि ये सब मैं कर रहा हूँ तो शिक्षण के कौन से सोपान में हूँ, मैं काठिन्य निवारण के सोपान में हूँ, जहाँ पर मुझे पाठ में आई हुई हर चीज़ को बच्चे को समझाना है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, ठीक है ना। और कोशिश ये रहती है कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए, है ना। लेकिन एक आपसे बहुत दूर जगह पर खड़ा होकर किस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो प्रयास ये रहता है कि एक ही बात को 2 बार इसलिए रिपीट करते हैं कि हम एज्यूम करते हैं कि ये बात आपको कम समझ में है, इसलिए दोबारा रिपीट कर दें ना। कुछ प्रश्न खुद से बना लेते हैं कि हाँ ऐसा कैसे हुआ, तो वो इसलिए कि हम एज्यूम करते हैं यहाँ खड़े होकर कि तुम्हारे मन में भी ये प्रश्न उठा होगा ना, ऐसा एज्यूम करते हैं। ऐसा एक कंपोजिट प्रयास रहता है, कंपोजिट एफर्ट रहता है कि आप तक बात पहुँच जाए और आप परीक्षा में बहुत अच्छा सा कर दें ना। लेकिन आपसे अपेक्षा है, एक भावनात्मक अपील है कि आप नकारात्मक या सकारात्मक जो भी टिप्पणी आपको समझ में आए वो जरूर करें, क्योंकि ये नहीं तो शुरुआत है, नहीं है अंतिम है ना। तो ये एक प्रोसेस है अपना, है ना, शुरुआती चरण है, इसको और अच्छा बना सकते हैं, है ना। तो वो अच्छा चरण कब बनेगा, जब इन्फोर्समेंट मिलेगा। आपकी सकारात्मक या नकारात्मक जो भी टिप्पणी होगी वो इन्फोर्समेंट का काम करेगी और इससे एक दिमाग में एक समझ बनेगी कि हाँ बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं और वो इस लेवल की बातें पसंद करता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसमें नकारात्मक या सकारात्मक टिप्पणी करोगे। कोई ज़रूरी नहीं हो कि इसमें कोई वाहवाही हो ना। अगर नकारात्मक कोई बात है तो वो भी
वो भी आने वाले समय में अच्छा करने के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है ना। तो आप ध्यान रखो, अगर आप इसको देखते हो और अच्छा लगता है तो इसको थोड़ा लाइक करो और इसमें टिप्पणी जरूर करो आप अपनी। आप की स्पष्टीकरण विधि है, इसके लाभ देख लो, बाकी विधियों को पढ़ेंगे तो सबको डिटेल से इनके लाभ हानि ध्यान रखने के बिंदु हम पढ़ेंगे। तो स्पष्टीकरण विधि में वही बातें हैं कि उपसर्ग, प्रत्यय, धातु, समास आदि के द्वारा व्याकरणात्मक चीज़ों को विश्लेषित करना। भाषा दक्षता वर्धना अत्यंत उपयोगी है विधि। भाई भाषा दक्षता तो तभी होगी ना, ग्रामेटिकल स्किल तो तभी होगा ना जब स्पष्टीकरण विधि से आप हर चीज़ को समझाओगे। जटिल अंशों को सरलीकृत करने के लिए बहुत मनोवैज्ञानिक विधि है ना। जटिल अंश अगर आपने प्रत्यय अनुरागो उत्पादनम को वैसे के वैसे बच्चे के सामने छोड़ दिया तो वो फिर क्या करेगा, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में संधि पढ़ेगा और फिर रीट के प्रारंभिक में, प्री बीएड में, सेकंड ग्रेड में हमेशा संधियाँ पढ़ते ही जाएगा। और अगर आपने उसी समय बच्चे को ये स्पष्टीकरण विधि का प्रयोग करते हुए समझा दिया तो वो वहीं पर समझ जाएगा, उसको कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी सी बात है, आप इसको थोड़ा सा आप अपने अंतःकरण में सकारात्मक रूप से लेंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। शब्दकोश की वृद्धि हो जाती है। कैसे? जब अपन विलोम शब्द, पर्यायवाची ये सब करते हैं तो शब्दकोश की वृद्धि हो जाती है। गद्यांश का पूर्ण भाव समझ जाते हैं और शब्द व्युत्पत्ति, प्रत्यय, धातु, इन सब का हमें ज्ञान हो जाता है। तो ये मोटा मोटी अपन ने बातें कर ली जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। अब देखो हमने किया क्या है, हमने क्या किया, पूरे पाठ का आदर्श वाचन कर लिया, अनुवाचन कर लिया, स्पष्टीकरण विधि द्वारा बच्चे को पूरा समझा दिया और बच्चे ने पूरा समझ लिया। उसके दिमाग में बातें अब लगभग धीरे धीरे उसके दिमाग में बातें सज गई हैं और बच्चे ने पूरी क्षमता के साथ में पढ़ा है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद में हमारा काम बचता है पाठ प्रवर्धन। तो अगला पद क्या है, पाठ प्रवर्धनम। पाठ प्रवर्धन में क्या होता है कि अस्माकं पाठ योजनायां पाठ प्रवर्धनम अत्यंत महत्वपूर्ण सोपानम अस्ति। सोपाने अस्मिन् शिक्षकः सरलात् कठिनं प्रति शिक्षण सूत्रम अनुसृत्य पाठयति। देखो मूल बात क्या है कि हमने पूरी पाठ को पढ़ाया है। पाठ पढ़ाने के बाद में हम छोटे छोटे प्रश्नों में बच्चे से वो बातें वापस निकलवाएंगे दिमाग से ना, कि क्या क्या आपने पढ़ा है ना। कह गच्छति, राम गच्छति, कुत्र गच्छति, वने गच्छति, वने किम कृत्वा, पाठम पठित्वा, तत्र किम करोति। ये छोटे छोटे प्रश्नों में हम बच्चों से वापस निकलवाएंगे तो हमें यह मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि अधिगम कितना प्रभावशाली हुआ है, ठीक है ना। तो हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से पाठ प्रवर्धन करते हैं। तो आपको दो चीज़ें यहाँ पर देखनी है, एक तो पाठ प्रवर्धन शब्द है और एक सरलात् कठिनम शिक्षण सूत्र है, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करते हैं, सार कथनम। सार कथनम को अपन सिंहावलोकनम भी कह सकते हैं। सिंहावलोकनम, हमने पाठ प्रवर्धन में ये देखा कि बच्चे को लगभग 60% बातें हैं वो समझ में आ गई और अब बच्चे को थोड़ा सा और समझाना है तो हम पूरी बात का, पूरी कहानी का, पूरे लेसन का, पूरे पद्य का एक बार फिर से संक्षिप्त सिंहावलोकन सार कथन बच्चे को बता देना है। उस सार कथन में बची हुई बातें बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा जो अपने साइकोलॉजिस्ट हैं उनका मानना है, ठीक है। पाठ प्रवर्धन से पश्चात शिक्षक समग्र विषय से गद्य पद्य खंड से कथाया सिंहावलोकनम करोति। वही है विषय वस्तु ने विशिष्ट भाव ज्ञापनार्थम अयम सोपानम अति महत्वपूर्णम। वही बात है कि विषय वस्तु को विशिष्ट बातें सिंहावलोकन के द्वारा और बताई जा सकती है, ठीक है ना। ये यहाँ तक की कहानी आपकी हो गई, ठीक है। देखो ऐसे समझो आप कि सबसे पहले अपने काठिन्य निवारण किया। काठिन्य निवारण कैसे करेंगे, कैसे हमारे पास क्या क्या युक्तियां हैं कि हम पूरी बात बच्चों से तक समझा दें। तो हम थोड़ा सा व्याख्यान विधि का, अनुवाद विधि का, टीका विधि का सहारा लेंगे। व्याकरणात्मक तथ्यों को समझाने के लिए हम तुलना विधि और स्पष्टीकरण विधि का सहारा लेंगे और डायरेक्ट मेथड से बच्चे को भाषा में दक्षता प्राप्त हो जाए। भाषा अंग्रेजी वाला अंग्रेजी बोले, संस्कृत वाला संस्कृत बोले, इसके लिए हम उद्बोधन विधि का प्रयोग करेंगे। ये बात मोटा मोटी समझ में आ गई। उसके बाद में हमने पाठ प्रवर्धन किया, छोटे छोटे प्रश्नों में वापस बच्चे से पूछा, संप्रेषण हो गया आपस में और जो हमारी पाठ्यचर्या है वो बड़ी प्रभावशाली हुई। उसके बाद में हमने क्या किया, उसके बाद में हमने
वो सिंहावलोकन किया। सिंहावलोकन में एक बार पूरी बातों को फिर से बच्चे के सामने प्रेजेंट कर दिया। उसके बाद भी अगला चरण आता है अपना मौन वाचनम, ठीक है ना। मौन वाचन शिक्षण प्रक्रियायाम सफलीकृतों मौन वाचनम अपि एका महत्वपूर्ण युक्तिरस्ति। छात्रा मौन वाचनम कृत्वा स्वस्मरण शक्तिम वर्धयति। दो चीज़ें निकल के आई हैं, एक तो मौन वाचन है। मौन वाचन कौन करता है? छात्र करता है। कई बार तो यही पूछ लेते हैं कि मौन वाचन कौन करता है, आदर्श वाचन कौन करता है, अनुवाचन कौन करता है, तो ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद में क्यों करते हैं, तो इसका लाभ क्या है? स्मरण शक्ति वर्धयंती, है ना। स्मरण शक्ति है ना, यादाश्त है, वो उसकी बढ़ जाती है मौन वाचन करने से। मौन वाचन से विशिष्ट उद्देश्यानि अर्थबोधनम। एक तो क्या होता है कि अपन बच्चा अनुवाचन करता है, अनुवाचन में तो बच्चे को क्या होता है कि लाउडली स्पीकिंग करनी होती है, तो उसको पढ़ता है तो वो ध्यान नहीं देता कि इस लाइन का मतलब क्या है, वो कोशिश करता है कि शुद्ध उच्चारण की कोशिश करता है। लेकिन मौन वाचन में बड़े ध्यान से बच्चा पढ़ता है, तो लाइन को पढ़ने के साथ साथ अपने दिमाग में ये भी सोचता है कि इसका मतलब क्या है। तो अर्थ अवबोधनम, है ना, मौन वाचन का विशिष्ट उद्देश्य याद रखना। वाचन कौशल संपादनम, अपन ने 4 कौशलों की बात करी, तो पहला कौशल, दूसरा कौशल और तीसरा कौशल। तीसरा पठन है ना, वो पठन कौशल भी यहाँ हमें मौन वाचन में मिलता है। उसके बाद में मौन वाचन के लाभ क्या है, तो स्वाध्याय प्रवृत्ति विकासाय। अगर बच्चा घर की छत पर बैठ करके एकांत में बैठ करके पढ़ता है, तो वो इसलिए पढ़ता है कि सर ने उनको पाठ योजना का जो सोपान है मौन वाचन, वो ठीक से करवाया, और सर के द्वारा मौन वाचन बार बार करने से उसको एक अभ्यास हो गया कि वो अकेला शांत चित्त से, शांत दिमाग से, शांत मन से बैठ करके अकेला पढ़ सकता है। तो स्वाध्याय प्रवृत्ति विकासाय पाठ योजनाएं किम सोपानम अस्ति, तो मौन वाचनम। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। स्मरण शक्ति वर्धनाय, एकाग्रता वर्धनाय किम अस्ति, मौन वाचनम। तो मूलतः क्या बात सीखी हमने, मौन वाचन छात्र करता है, स्मरण शक्ति बढ़ती है और एकाग्रता बढ़ती है, स्वाध्याय प्रवृत्ति का विकास होता है, अर्थ का अवबोधन होता है और वाचन कौशल संपादन होता है। ये सारे टर्म आप यूज़ करोगे, आपको वो पूछ लेगा, 4 विकल्प मिलेंगे और चारों में से बेस्ट ऑप्शन है वो आप चुन लेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मौन वाचन छात्र करता है, कहीं शिक्षक मत कर देना परीक्षा में। उसके बाद में मनोवैज्ञानिक का उक्त बनता है यद सुशिक्षणाय संप्रेषणम अत्यावश्यकम। ये संप्रेषण शब्द है ना, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखो कि संप्रेषण क्या होता है। इस शब्द की बहुत ही गरिमा है और ये शिक्षण प्रक्रिया में बहुत प्रभावशाली शब्द है ना, कम्युनिकेशन। इससे क्या होता है कि जो शिक्षण है वो द्विमार्गीय होता है और कक्षा में उत्सुकता बनी रहती है छात्रों में पढ़ने के लिए और पढ़ाई नीरस नहीं होती। संप्रेषणेन छात्राः सक्रिय भूत्वा पठन्ति। इसके द्वारा भी छात्र सक्रिय होकर के पढ़ते हैं। संप्रेषणेन अधिकाधिकम विचार विनिमय भवति। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है कि संप्रेषण क्या होता है, तो विचार विनिमय, अपने विचारों का आदान प्रदान करना क्या है, संप्रेषण है। अतः पाठ योजनाया संप्रेषणोपागमस्य पूर्त्यर्थम प्रश्नोत्तरी भवति। अब अपन ने क्या किया है, अपन ने मौन वाचन भी करवा दिया, अब अपन कुछ और आगे बढ़ेंगे और बच्चे को जानेंगे कि बच्चे में अब कितनी दक्षता हो गई इस पाठ को पढ़ने के बाद में। तो हमारे पास जो प्रश्न हैं वो 3 प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं, एक तो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न, एक पुनरावर्ती प्रश्न और एक मूल्यांकन प्रश्न। देखो आपके जो कौशल है ना, 4 कौशल हैं, उसमें एक व्याख्या कौशल है ना, दृष्टांत कौशल है, उसके बाद में श्यामपट कौशल है, उसमें एक प्रश्न कौशल भी है ना। तो इस कौशल को, प्रश्न कौशल को डिटेल से तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हमारी पाठ योजना का भी एक महत्वपूर्ण चरण है, इसलिए हम इसको यहाँ पर भी इस पर बात करते हैं। देखो विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न कौन से होते हैं आप जानते होंगे। जैसे मैं आपको इस तरीके से बताऊं कि एक कहानी है या पाठ में ऐसा ही कुछ वर्णन है कि अयोध्या के राजा दशरथ थे, उनके 4 पुत्र थे, 4 में सबसे बड़ा राम था। राम बड़ा आज्ञाकारी था और उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए वो वन में चले गए। वन में वो जन सामान्य के साथ में एक सरल और सरल जीवन उन्होंने यापित किया। इस तरीके की कोई कहानी है। अब बच्चे को अपन क्या प्रश्न बनाएं कि बच्चा अपने खुद के विचारों को अधिक से अधिक प्रकट करे। तो सबसे पहले प्रश्न होगा हमारा कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली, या राम के चरित्र चित्रण से आपको क्या शिक्षा मिली,
है ना, राम का चरित्र चिंतन कैसा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों में बच्चा खुद के विचार लिखेगा, है ना, इससे मुझे ये शिक्षा मिली कि आज्ञा का पालन करना चाहिए, है ना, सामान्य लोगों में रहने का मौका मिले तो हम वहाँ किसी प्रकार का विभेद नहीं होना चाहिए, है ना, राम सत्यवादी था, है ना। इस तरीके से बच्चा अपने खुद के विचार लिखेगा। और ऐसा केवल यहीं पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप अपनी किताब को 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं जो भी किताब उठा करके देखोगे तो एक लास्ट के जो प्रश्न होते हैं बड़े से, जिनका थोड़ा बड़ा उत्तर देना होता है, उसमें इसी प्रकार के प्रश्न होते हैं। हमने भी ऐसे ही प्रश्नों को भी देखा है ना, उत्तर लिखे हैं। तो विचार विश्लेषणात्मक में क्या होता है कि विषय वस्तु से संबंधित कम और बच्चा खुद के विचारों को ज़्यादा अभिव्यक्त करता है। प्रश्नों के का निर्माण ही ऐसा ही होता है ना कि इससे आपको क्या शिक्षा मिली, है ना। ऐसा अगर यदि आप यहाँ पर इसकी जगह पात्र आप होते तो आप क्या करते, यदि आप यहाँ पर मुख्यमंत्री होते तो आप क्या करते, इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। पुनरावर्ती प्रश्नों में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ विषय वस्तु के बारे में चर्चा होती है। जैसे पूछेगा राजा कौन था, दशरथ था, कहाँ का राजा था, अयोध्या का था, कितने पुत्र थे, 4 थे, सबसे बड़ा कौन था, राम था। सिर्फ और सिर्फ सटीक और सीधा आंसर जो कि पाठ्य वस्तु से सीधा सीधा मिल जाए, वो पुनरावर्ती प्रश्न होते हैं। और मूल्यांकन प्रश्न होता है, एक समग्र रूप होता है। इसमें क्या होता है, बच्चे के खुद के भाव भी हो, पाठ्य वस्तु से संबंधित भी हो, है ना, और थोड़ा सा इसमें एक शब्द में भी हो, वाक्य में हो, इस प्रकार के जो समग्र मूल्यांकन करे बच्चे का, है ना। बच्चे का इस प्रकार का प्रश्न हो कि बच्चे में अभिवर्त्यात्मक परिवर्तन कितना हुआ है ना, व्यवहारगत परिवर्तन कितना हुआ है, ये इन सब का जो समग्र रूप है वो मूल्यांकन प्रश्न है ना। तो इनके बारे में डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। अभी आप ये समझो कि पाठ योजना में इस प्रकार के प्रश्न हमारे होने चाहिए। केवल आप यही कह दोगे पुनरावर्ती प्रश्न नहीं तो बच्चा बोर हो जाएगा और बच्चा 4 शब्द अपने पाठ में से देख करके आपको बता देगा, लेकिन उसको विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न जब तक नहीं मिलेंगे तो वो बोलना नहीं सीखेगा। अगर वो क्लास में नहीं बोलेगा तो स्कूल के स्टेज पर नहीं बोलेगा, स्कूल के स्टेज पर नहीं बोल पाया तो वो गांव के चौपाल पर नहीं बोल पाएगा, और गांव के चौपाल पर नहीं बोल पाएगा तो वो बड़ा अफसर बन करके लोगों को संबोधित नहीं कर पाएगा या बड़ा नेता नहीं बन पाएगा। इसलिए बच्चे में नेतृत्व क्षमता हो, बच्चे बहुत सारे लोगों को अपनी वाचन कला के माध्यम से कन्विंस कर ले। इसलिए प्रारंभिक स्तर पर ही हम क्या करते हैं, विचार विश्लेषणात्मक प्रश्नों का समावेश अपने पाठ्यक्रम में, अपने लेसन प्लान में करते हैं। शायद ये बातें मेरी समझ में आ रही हैं, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में अपना वही बात है, विचार विश्लेषण में प्रश्नानां प्रकारेऽस्मिन् शिक्षक एतादृशानां प्रश्नानां समावेशः करोति, तेषाम् उत्तराणि ददन्तः छात्राः अधिकाधिकां स्वविचाराणि प्रकटयन्ति, छात्राणां कृते भाषण अवसरम अधिकम भवति। वही बातें हैं कि खुद के विचार प्रकट करने के लिए कौन से प्रश्न होते हैं, तो आप ध्यान में रखना। विचार विश्लेषणात्मक होते हैं, पुनरावर्ती प्रश्न होते हैं, मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। इनके बारे में और चर्चा बाद में कर लेंगे, अभी आप इतना ही समझो। अब देखो अपन ने क्या किया था, हम लोगों ने डिटेल से क्या पढ़ा कि हमारी पाठ योजना में आदर्श वाचन हुआ, अनुवाचन हुआ, काठिन्य निवारण हुआ, फिर हमने मौन वाचन कर लिया और मौन वाचन करके पाठ प्रवर्धन करके हमने सारी चीज़ें कर ली। लेकिन वहाँ पर श्रवण कौशल हुआ, भाषण हुआ, पठन हुआ, लेखन कौशल तो अभी नहीं हुआ ना। लेखन कौशल भी होना जरूरी है। इसलिए पाठ योजना में बड़े मनोवैज्ञानिक तरीके से ना अपन गृह कार्य का समावेश करते हैं। लास्ट में जो अपनी पाठ योजना का चरण हुआ है होमवर्क, गृह कार्य। और गृह कार्य में क्या होता है, लेखन कौशल संपादनाएं, ज्ञातांश से दृढ़ीकरणाएं। अगर बच्चे ने क्लास में जो सीखा है वो उसके अस्थिर माइंड में ले जाने के लिए हम उसको होमवर्क देते हैं कि वो घर जाकर के दोबारा लिखेगा अपनी नोटबुक में, तो वो चीज़ें रिपीट हो जाएंगी और उसके स्थायी माइंड में चले जाएंगे और वो अच्छे नंबरों से परीक्षा में पास हो जाएगा। और लेखन कौशल का अगर वो होमवर्क नहीं करेगा, लिखेगा नहीं, तो वो शुद्ध लिखना कैसे जानेगा, उसकी राइटिंग सुंदर कैसे होगी, वो कम समय में अधिक लिखने की योग्यता कैसे डेवलप कर पाएगा ना। तो उसके लिए होमवर्क बहुत ज़रूरी है। जिन छात्रों ने अपने प्रारंभिक जीवन में होमवर्क नहीं किया उनकी राइटिंग मेरी तरह टूटी फूटी होती है और वो धारा प्रवाह लिखने में थोड़े से कमज़ोर होते हैं। ठीक है ना, समझ रहे हो बात को। तो आपको परीक्षा में क्या पूछेगा कि गृह कार्य से विशिष्ट उद्देश्यानि, लेखन कौशल संपादनाएं, ज्ञातांश से दृढ़ीकरणाएं। ठीक है ना, ये सब आप विशेष रूप से याद रखोगे। इस प्रकार से
हमारी पाठ योजना पूरी हो गई। ये आपके शिक्षण विधियों का मूल ढांचा है, ये आत्मा है। बाकी जो चीज़ें निकलेंगी वो यहीं से निकलेंगी। ये अगर आप समग्र रूप से समझ गए तो आपको किसी भी प्रकार से परीक्षा में पेपर सेटर उलझा नहीं पाएगा ना। वो आपको कितना ही उलझा दे, आप ये आइडिया लगा लेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा इसका आंसर होगा, क्योंकि हमने मोटा मोटी सारी बातें डिस्कस से कर ली। तो इस पाठ योजना में अब तक आपको मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। यदि कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं और प्रयास करूंगा कि इन चीज़ें को स्पष्ट एक बार फिर कर दिया जाए, है ना। लेकिन यहाँ से प्रश्न जो आएगा वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और प्रश्न निश्चित रूप से आएगा, चाहे आपका रीट हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो आप इनको एक बार नोट सुंदर सा बनाओ, मनन करो, चिंतन करो, अप्लाइड बनाने की कोशिश करो। ये इन सब बातों से परिचित हो। सिर्फ और सिर्फ ये एक शब्द है ना, एक नए नए शब्दों से आपका परिचय करवाया है, जो कि आपको प्रश्न के विकल्प में मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसलिए ये सारी चीज़ें आपके सामने रखी गई हैं। पाठ योजना पूरी हो गई। अगली क्लास होगी हमारी, वो होगी शिक्षण सूत्रों के ना। इन सब को पढ़ाने के लिए हमारे पास स्पेशल शिक्षण सूत्र हैं। इन शिक्षण सूत्रों की सहायता से ही हम प्रभावी रूप से बच्चों के सामने अपनी बातें रख सकते हैं। अगर उन शिक्षण सूत्रों को फॉलो नहीं करेंगे तो हम प्रभावी शिक्षण नहीं करवा पाएंगे, अच्छे सर्जन नहीं बन पाएंगे, और बच्चों का अधिगम प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। इसलिए उन शिक्षण सूत्रों की बात हम कल की क्लास में करते हैं। आज की क्लास बस इतनी। अगर आपको अच्छे लगे तो आप लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और सकारात्मक या नकारात्मक टिप्पणी जरूर करना। धन्यवाद।